हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। बात करते हैं आज अपने वीडियो को लेकर के, जो कि आपका है सोशल स्टडीज़ की। अगर हम बात करें या आपके पॉलिटी को लेकर के बात करें, राजनीति शास्त्र को लेकर के बात करें, पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें हम देखेंगे जो है आपका जो संविधान जो एक विषय है उसके तहत नागरिकता या सिटीजनशिप एक कॉन्सेप्ट, एक प्रकरण आपको देखने को मिलेगा। तो जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, जब आप सोशल स्टडीज़ के पेपर की बात करेंगे, उसमें आपको जो संविधान यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, उसमें आपका नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप जो है एक प्रकरण मिलेगा देखने को। जो कॉम्पिटिटिव पेपर्स में जो संलग्न है, जो जिनके जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको नागरिकता समझनी है अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। बात करेंगे आज जो है हम नागरिकता के बारे में कि संविधान में किस भाग में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है नागरिकता के बारे में कहा गया है। नागरिकता होती क्या है, जो है किस तरीके से नागरिकता हम ले सकते हैं, किस तरीके से हमारा जो है हम नागरिकता का त्याग कर सकते हैं या नागरिकता हमसे छीनी जा सकती है। साथ में बात करेंगे जो है नागरिकता अधिनियमों के बारे में, जो भी अब तक जो है अमेंडमेंट्स आए या सिटीजनशिप एक्ट जितने भी अब तक आए, उन सभी के बारे में। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले अगर बात की जाए नागरिकता को लेकर के, देखिए इसके पहले जो है अगर मैं बात करूं, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है और जो ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं जाकर के उनको। और प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई है। मैं बता दूं, जितने भी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो आपके जितने भी पेपर्स हैं, सबकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, तो आपको ढूंढने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें वहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं नागरिकता को लेकर के, सिटीजनशिप। तो आपकी भारतीय संविधान में अगर बात की जाए तो उसके भाग 2 में यानी पार्ट 2 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पार्ट 2 में आर्टिकल का हिंदी मतलब होता है अनुच्छेद। आप इसको नियम कानून बोल सकते हैं एक तरीके से। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में, 5 to 11 आप शुरुआत यहीं से करें कि भाग 2 में, भाग 1 में आपका क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर के यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक बात करता है। अगर मैं बात करूं जो है आर्टिकल 5 to 11 यानी अनुच्छेद 5 से 11, तो वो है आपका नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में बताता है। अगर हम बात कर ले जो है सबसे पहले कि नागरिकता होती क्या है, सिटीजनशिप है क्या, तो सिंपल सा है कि एक आप उस कंडीशन को या उस स्थिति को आप जो है नागरिकता बोलेंगे, जिसमें जो ह्यूमन होता है उसको जो है एक नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। कहने का मतलब है उसको नागरिकता दी गई होती है। उसमें क्या होता है कि आप नागरिक यानी कि सिटीजन जो है आप उन्हीं व्यक्तियों को बोलेंगे जिनको राज्य की ओर से कुछ राजनीतिक या नागरिक अधिकार दिए गए हैं। आप राज्य की बात करें, राज्य मतलब आप एक जो है कंट्री की बात करें, आप एक जो है जो आप संसद की बात करें, वहां से आपको जो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। आप अपने स्टेट की बात करें, आप अपने जो है एक यूनियन की बात करें, यानी कि आप सेंटर की बात करें, उनसे आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, आपको कुछ जो है कुछ सहूलियत प्रदान की गई है। तो एक सिंपल से उसमें है कि राज्य की ओर से राजनीतिक या नागरिक अधिकार जिनको प्रदान किए गए हैं, और दूसरी चीज ये कि राज्य के प्रति अपनी विशेष भक्ति भी रखते हो। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पे आपको कुछ सहूलियत दी गई है। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, मतलब कुछ अधिकार दिए गए हैं, वहीं पर आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जहां पर देखने को मिलती हैं, वहां पर आपको नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, नागरिकता का जो समप्रत्यय है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको फंडामेंटल राइट्स में कुछ अधिकार दिए गए हैं तो आप अपनी ड्यूटीज जो है, आपकी जो 11 ड्यूटीज दी गई हैं, उनको आप भली भांति नहीं निभाएंगे। आपका कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी है कि आपको जो अधिकार दिए गए हैं, जिस तरीके से राज्य ने दिए हैं, वो कहता है आप कर्तव्यों का भी पालन करें, तो आपको वो भी करना है। आपको अपनी जो है भक्ति उस देश, उस राष्ट्र के प्रति दिखानी है। ये नागरिकता के कॉन्सेप्ट में आता है। अगर मैं बात करूं जो है कुछ और पॉइंट्स, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट में इसकी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, या इनके जो पॉइंट्स है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे अगर बात की जाए तो अनिवार्य सैनिक सेवा के लिए आपको बुलाया जा सकता है, तो आप जो है वहां पर जो है कोई भी डिनायल टाइप का वो नहीं करेंगे, जो है मदद के लिए आप हमेशा आगे रहेंगे, अपनी देश सेवा के लिए आगे रहेंगे। आप टैक्सेस का जो है पेमेंट करेंगे, आप करों का भुगतान करेंगे, तो ही आप नागरिकता की जो है एक उसमें आएंगे, ठीक है। आप क्या है, मतदान के जो है आप अधिकारी होते हैं। आप कानूनों का, आप आपराधिक कानूनों का पालन करेंगे। आप विदेश में भी जाकर रह रहे हो तो भी आप आपराधिक कानूनों का पालन करेंगे। यही नागरिकता के जो है आपके कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा एकल नागरिकता है इंडिया में, ध्यान रहे, ठीक है। एकहरी नागरिकता की बात होती है, और आपका जो विषय है वो आपका संघीय विषय है ये।
संघीय विषय, जैसे मैं बात करता हूँ कि एक राज्य द्वारा विषय बनाया जाता है जो आपका राज्य के अधीन हो गया, संघीय वाला संघ जो बनाता है, और एक आपका जो होता है जो दोनों मिलकर के बनाते हैं, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट जो होती है आपकी, तो कहने का मतलब ये है आपका जो ये विषय है वो एक संघीय विषय है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो है अपने अनुच्छेदों के बारे में। आर्टिकल 5 to 11 में क्या क्या कुछ दिया हुआ है, आपसे सीधे पूछ सकता है कि नागरिकता है क्या, ठीक है। अगर आपको जो मैंने अभी बोला, आप बिल्कुल जो मैं बोल रहा था आप उसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो होगा एसएसटी में इससे रिलेटेड, उसमें मैं जो है नोट्स में लिख दूंगा बाकायदा कि ये आपकी डेफिनेशन कहती है एक नागरिकता को लेकर के, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 5 के बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका संविधान लागू हुआ, ठीक है, आपका संविधान लागू हुआ उसी समय से नागरिकता की बात जो है यहाँ से की गई है। कि कहने का यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट लिखा आप इसको ध्यान से देखिए, 26 जनवरी 1950 को जितने लोग इंडिया में हैं ऑल आर इंडियंस। 26 जनवरी 1950 को पता है आपको संविधान आपका लागू हुआ था, उस समय जितने लोग इंडिया में थे वो सभी क्या है, भारतीय हैं। कमेंसमेंट मतलब आपका संविधान जब लागू हुआ उससे पहले जितने लोग थे वो क्या है, भारतीय नागरिक हैं, यानी उनको नागरिकता प्राप्त है। ये आपका अनुच्छेद 5 कहता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा जो है अनुच्छेद 5। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में, यानी आर्टिकल 6। इसमें लिखा है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। मतलब हिंदी में बाकायदा मैं बताया दे रहा हूँ, बाइलिंगुअल है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। राइट टू सिटीजनशिप मतलब नागरिकता का अधिकार, सर्टेन पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, माइग्रेटेड आवर्जन जिसको बोलते हैं, मतलब माइग्रेट किया, वहां से यहाँ आया, मतलब पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से जो भारत आया उसके लिए नागरिकता की बात की गई है अनुच्छेद 6 में। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए हों यदि, कहने का मतलब यहाँ पे ये पॉइंट है कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो तो ठीक है, और यदि बाद में आए हैं तो आप 6 महीने रहने के बाद ही आपको जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इससे पहले आए हैं तो ठीक है, ठीक है। आप कहाँ से आए हैं, पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर क्या है 1950 के बाद जो है आप फिर से नागरिकता का जो अलग कानून है, नागरिकता अधिनियम है, आप उनका जो है आपको पालन करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तो ओके ठीक है, बाद में आए हैं तो आप 6 महीना रहिए, उसके बाद आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 6 जो है क्लियर एकदम है, आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 7 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947। मतलब ऐसे लोग, हिंदी में मैं बताया दे रहा हूँ, ऐसे लोग जो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, उनकी नागरिकता की बात जो है अनुच्छेद 7 में की गई है, आर्टिकल 7 में की गई है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। जो आर्टिकल 8 है वो क्या कहता है, वह व्यक्ति जिनके माता पिता भारतीय थे परंतु वह नहीं है। कहने का मतलब ये है जैसे कोई पर्सन जो है आपका Z है और उसके माता पिता हैं X और Y, तो X और Y जो है वो इंडियन थे, लेकिन जो Z है वो क्या है, अब विदेशी है, वो विदेश में रह रहे विदेशी है, तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है, वह भी इंडियन सिटीजनशिप जो है एक्वायर कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अगर उनके माता पिता जो है भारतीय रहे होंगे 1935 के अधिनियम में, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, और मान लो उसके बाद वो विदेश चले गए हो तो उनका जो बेटा है, उनका जो लड़का है, उनकी जो लड़की है वो भारतीय नागरिकता ले सकती है रिलेटेड एम्बेसी में जाकर के, ठीक है। आपने सुना होगा जो आपके रिलेटेड एम्बेसी होते हैं इंडिया, मान लीजिए आपका जो है यूएस में है, आपका यूके में है, तो वहां पर जाकर के वो जो है नागरिकता ले सकते हैं। ये कहता है आपका आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8। चलिए अब बात करेंगे हम जो है यहाँ पे अनुच्छेद 9 के बारे में। अगर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो आपकी खत्म कर दी जाती है। आपसे कोई पूछता है कि अगर कोई इंडिया से जा करके फॉरेन चला गया और वहां पे जाकर के जो है किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, ठीक है, मतलब आप गए यूके की, आपने जो है सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो होगा क्या, बाई डिफॉल्ट आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो आपकी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का केवल प्रावधान है, ठीक है। यूएस में दोहरी नागरिकता जैसे है, तो आपका इंडिया में केवल एकल नागरिकता, आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप इंडिया में रहिए, भारत का जो है के नागरिकता की जो है उपाधि लीजिए, या फिर आप जो है किसी फॉरेन कंट्रीज की, ठीक है। ये बात हुई अनुच्छेद आपके 9 के बारे में। अनुच्छेद 10 देख लेते हैं, नागरिकता की निरंतरता।
कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो किस तरीके से बनी रह सकती है, उसके बारे में कहता है आपका अनुच्छेद 10। आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ गलत तरीके से नागरिकता आपने अगर ली है भारत की, तो संसद यह नागरिकता आपकी छीन सकती है। ठीक है, ये कहता है आपका अनुच्छेद 10। सिंपल सा है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो एक जो है एक एक लाइन की बातें थी जो अनुच्छेद आपने 5 से 10 तक पढ़ी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो आपका अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 11। इसमें क्या है, गिव्स पावर टू पार्लियामेंट फॉर मेकिंग लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। यह जो है संविधान, जो पार्लियामेंट है, संसद को जो है अधिकार देता है, शक्ति देता है, पावर देता है लॉस बनाने के लिए रिलेटेड टू सिटीजनशिप, संविधान नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के लिए शक्ति देता है जो है अनुच्छेद 11। तो इसके बारे में हम बात करेंगे जो है कि आपका जो है क्या कुछ देखने को मिलता है। इसमें है आपका टू रेगुलेट सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जो अनुच्छेद 11 है ये आपका जो है नागरिकता अधिनियम 1955 को रेगुलेट करता है, को चलाता है। तो अब बात हम करेंगे जो है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कुछ भी ना समझ में आए, मैं बार बार बोलता हूँ, तो आप कमेंट में तुरंत बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा कोशिश जो है बताने की कोशिश की जाएगी। चलिए इसमें हम देख लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 है क्या, और क्या कुछ चीजें हमको देखने को मिलती हैं इसमें। तो आपका जो नागरिकता अधिनियम है 1955, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि 1955 का नागरिकता एक्ट या नागरिकता जो आपका अधिनियम है वो संविधान लागू होने के, यहाँ पर ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ, के बाद नागरिकता के अर्जन व समाप्ति संबंधी प्रावधान बताता है। आप किस तरीके से नागरिकता ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, किस तरीके से आप नागरिकता छोड़ सकते हैं, किस तरीके से आपको वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। ठीक है, इन सभी के बारे में, किस तरीके से आपको बर्खास्त किया जा सकता है, इन सभी के बारे में आपका नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है। मैं बता दूं, इनमें समय समय पर आया था 1955 में पहले, फिर बाद में इसमें समय समय पर कई परिवर्तन देखने को मिले, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नागरिकता अर्जन के 5 तरीके, आपके भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता को ग्रहण करने के 5 तरीके बताए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय नागरिकता को त्याग करने के, यानी भारतीय नागरिकता को छोड़ने के, तो उसके जो है तरीके 3 बताए गए हैं। तो ध्यान रहे 5:3 करके आप याद कर सकते हैं रेशियो वाले टर्म में, कि अर्जन के 5 तरीके हैं और त्याग के 3 तरीके हैं। चलिए इन 5 तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं जो अर्जन के हैं। पहला लिखा है जन्म से, बाय बर्थ। आप यहीं के हैं, आप यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो बिल्कुल आप तो भारतीय हैं ही, आप भारतीय नागरिक भी हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा पॉइंट हो गया जो है पहला। जो दूसरा पॉइंट है उसमें है वंशानुगत आधार पर, बाय डिसेंट। आपके वंश की बात की गई है, यहाँ पर वंश के आधार पर चीजों की बात की गई है। उन तरीकों से भी आप नागरिकता जो है आप यहाँ के नागरिक कहलाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, तीसरा लिखा है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीसरा पॉइंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि कम से कम 7 साल भारत में रहे हों, वह पहले से भारत का रहा हो और पुनः 7 साल रहकर नागरिकता ले सकता है। सिंपल से उसमें है, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आप 2000 में, 2000 से पहले आप 90 में पैदा हुए। ठीक है, पैदा होने की चलिए बात छोड़ते हैं, आप 1990 में जो है इंडिया से बाहर चले गए। एकदम सिंपल सा आप समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझिएगा, आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा पंजीकरण द्वारा होता क्या है। आप 1990 में जो है इंडिया से बाहर चले गए, फिर आप 2000 में आए यहाँ पे, क्या हुआ, आपको वो भारतीय नागरिकता चाहिए थे, आप भारतीय, आप 1990 में जो है फॉरेन चले गए, विदेश चले गए, आप 2000 में आए, आप कह रहे हैं हमको जो है भारतीय नागरिकता चाहिए। फिर आपको क्या करना होगा, आप अगर पंजीकरण के द्वारा अप्लाई करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा अप्लाई करते हैं, तो आपको करना ये है कि आप कम से कम 7 साल में भारत जो है रहे हों आने के बाद। ठीक है, 7 साल में क्या होता है, आप उन ड्यूरेशन में 6 साल आप आइए, रहिए और चले जाइए। मान लीजिए एक यहाँ पर सिंपल सा समझिए, यहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है, इसको समझिए आप, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। मान लीजिए 2000 से लेकर के 2008 के बीच में आप कितने साल रहे, 6 साल। अब आप कहेंगे 8 साल हुआ, तो 8 साल में मान लीजिए 2 साल आप बीच बीच में विदेश जाते रहे, तो वो 2 साल, वो 2 ईयर्स जो है, 2 ईयर्स जो है आप हटा दीजिए। फिर 6 साल आपके ये काउंट होंगे, मतलब 2000 से लेकर के 2008 तक के 6 साल। ठीक है, 2 साल आपके बीच में विदेश वाले हो गए। भाई होता क्या है, मान लीजिए मैं कहीं गया हूँ तो मैं वहां से वापस भी आऊंगा, हो सकता है मैं इंडिया आया हूँ और फॉरेन में मुझको फिर से कुछ काम पड़ा और मैं चला गया, तो वो उसमें जो चले जाने का जो समय था वो 2 साल वहां चला गया और 6 साल कंटिन्यू आपके यहाँ रह गए।
मतलब कंटिन्यू नहीं बोलेंगे इसको, एक बीच बीच में ब्रेक करके बोलेंगे। और लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो 7वां साल है, मैंने क्या बोला, आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा 7 साल जो है रह करके सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो 1 साल होगा अंतिम, उसमें आपको कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, इसमें आपको लगातार रहना है, आपको फिर फॉरेन नहीं जाना है। आप इन 8 साल में जो है चले गए, 8 साल में 2 साल आप चले गए, लेकिन फाइनल जो आपका 7वां साल होगा उसमें आप कंटिन्यू इंडिया में ही रहेंगे। सिंपल सा है आपका। ये होता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है नागरिकता ग्रहण करना। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं, इसमें है देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, नेचुरलाइजेशन में क्या है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है। उसमें आपका था जो है 7 साल, इसमें आपका 12 साल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1999 में मान लीजिए आप आए, 2013 तक रहे, कितना साल हुआ आपका, 14 साल, टोटल 14 ईयर्स हुआ। आप ये जो डायग्राम है इसको समझिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल 14 ईयर्स थे, समय हुआ क्या, 11 ईयर्स में इंडिया से डिफरेंट जो है कंट्रीज आप चले गए। हुआ कि इन 14 ईयर्स में आपने 3 साल क्या किया, विदेश जा करके आए, ठीक है। 11 साल आप जो है ऐसे ही रहे, ब्रेक कर करके इंडिया में आते रहे। लेकिन आपके 12वें साल में जो है उसमें 1 साल पूरा यानी 12वां साल पूरा कंटिन्यूअसली यू हैव टू बी इन इंडिया। आपको इंडिया में ही रहना है। आपके 12वें साल में आपको जो है इंडिया में ही रहना है। फिर जाकर के 2014 में आपको नागरिकता की जो आवेदन तिथि है वो आपको प्रदान की जाएगी। मतलब अंतिम साल जो है आप फॉरेन में नहीं जा सकते, आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि पंजीकरण द्वारा, नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण द्वारा, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, ना आया हो तो बताइएगा जरूर। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें देशीकरण इसमें लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज आपके जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वह व्यक्ति जो है नागरिकता लेने के बाद भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य होगा कौन, देशीकरण वाला, जो सबसे ज्यादा साल तक जो है रह करके नागरिकता ले रहा है, यानी कि बाय नेचुरलाइजेशन जो आया है वो आपका भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य होगा। विदेशी व्यक्ति भी होगा तो जो है, या व्यक्ति विदेशी व्यक्ति होगा वो भारत का नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। जबकि ध्यान रहे जो पंजीकरण वाला है, बाई रजिस्ट्रेशन जो आया है, वो आपका राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए नागरिकता समाप्ति के 3 तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आपकी जो है ग्रहण करने की बात हो गई। एक तो यहाँ पे एक और था, चलिए देशीकरण। 5वां था विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, ठीक है। जैसे गोवा वगैरह क्या था, पहले जो है किसी और के मतलब आधिपत्य में था। अब बात करें जो है तो, और उसके बाद जो है जब इंडिया ने उसका अधिग्रहण किया, आपने उसमें लिया, तो आप जो है स्वतः ही नागरिक बन जाते हैं। ये 5वां कहता है। त्याग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हैं, स्वैच्छिक त्याग द्वारा यानी कि बाय रिनंसिएशन, दूसरा है आपका वंचित करना बाय डेप्रीवेशन या डिप्राइवेशन, अब जो भी बोलते हो डेप्रीवेशन ही होगा, तीसरा है बर्खास्तगी द्वारा यानी कि बाय टर्मिनेशन, ठीक है। तो बाय टर्मिनेशन की जो बात होती है, आप अनुच्छेद 9 में मैंने क्या बोला था, अगर स्वेच्छा से आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, बर्खास्तगी कर दी जाएगी, वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। स्वैच्छिक त्याग, आपने स्वतः ही किसी और देश की नागरिकता ले ली, आपकी नागरिकता खत्म। वंचित करना, डेप्रीवेशन, आपने गलत तरीके से नागरिकता ली है, आप फाइनल ईयर में अगर बात की जाए, यानी कि जो मैं 12वां साल जो मैं बात कर रहा था आपका देशीकरण के तहत, या आपका 7वां साल जो मैं बात कर रहा था पंजीकरण के तहत, आप जो है उसमें कंटिन्यू इंडिया में नहीं रहे। आप गलत तरीके से आपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए कि हाँ मैं इंडिया में ही था, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो भी आपने लगाई, अगर आप ऐसे धोखे में पकड़े जाते हैं तो आपको वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से बाय डिप्राइवेशन। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम में क्या कुछ देखने को मिला। तो 1986 सबसे पहला संशोधन देखने को मिला। इसमें है कि संशोधन द्वारा विदेशी महिला को भारतीय पुरुष से विवाह के पश्चात नागरिकता का अधिकार दिया गया है। कोई भी विदेशी जो विमेन है, अगर वो भारतीय पुरुष से शादी करती है तो यहाँ पर नागरिकता की अधिकारी होगी, ठीक है। नागरिकता दी नहीं गई है। जैसे यहाँ पर आप जो है सोनिया गांधी जी का एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है। अभी का करंट जो सिचुएशन है वो आपको चेंजेस उसमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इसमें आप ये एग्जाम्पल एक लेकर के बात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें अगला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि जो लिखे हुए हैं यहाँ पर टेक्सचुअल जो भी चीजें हैं वो आपको जो है रीडेबल फॉर्म में होंगी, आप पढ़ पा रहे होंगे इनको, ठीक है। जिनको नहीं दिख रहा होगा प्लीज अपने क्वालिटी को, अपनी वीडियो क्वालिटी को चेंज करिए, पिक्सल्स को इंक्रीज करिए, सब कुछ दिखेगा। 720 पिक्सल्स पे आपकी वीडियो है जो है तो बहुत ही HD क्वालिटी में है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में बात कर लेते हैं। आपका ध्यान रहे, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1955 में आया,
1986 में संशोधन हुआ, जिसमें कोई भी फॉरेन जो है शादी कर रही है आपके इंडियन जो से उसमें, तो नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 की बात कर लेते हैं अब। इसमें क्या है कि भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे को यदि उसकी माता भारतीय हो तो भारतीय नागरिकता लेने का अधिकार है। यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे की बात हो रही है और उसकी मम्मी कौन है, वो इंडियन है। जैसे आप जो है एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का एग्जांपल ले सकते हैं, उनकी शादी जो है आपकी डॉक्टर नेने हैं उनसे हुई है, लेकिन अगर उनका बच्चा है वो चाहे तो वो यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है, क्योंकि जो मदर है उनकी वो कौन है, इंडियन है। ठीक है, ये बात की गई है आपकी संशोधन अधिनियम 1992 में। अब बात कर लेते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम की जो आपकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003-2005 के बारे में। इसमें है कि इसके अनुसार विश्व के 16 देशों के भारतीय मूल के लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने भारत की यात्रा के दौरान कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कर सके, जिसे 2005 के संशोधन अधिनियम में विश्व के सभी भारतीय मूल के लोगों के लिए जारी कर दिया गया। कहने का मतलब यह है, आपको पता होगा कि भारत के लोग सिंपल सी भाषा में समझते हैं, भारत के लोग पूरे विश्व में जो है फैले हुए हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से। 2003 में क्या था कि 16 देशों के लिए था कि कुछ इनको जो है सहूलियतें दी जाएं। ठीक है, 16 कंट्रीज आप देख रहे होंगे। 2005 में क्या किया कि विश्व के सभी देशों के लिए कर दिया। सभी देशों के मतलब सभी देशों में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनके लिए कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, इन कंट्रीज को छोड़ करके बांग्लादेश जिनमें है, भूटान है, चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, यहाँ पर जो इंडियंस रह रहे हैं इनके लिए इनको छोड़ करके। ठीक है, अब ये तुम्हारी आपकी जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनके बारे में भी बात कर लेंगे हम। जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वह 6 महीने में भारत में रह सकता है बिना नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज किए। मतलब जो ऊपर वाली जो कंट्रीज थी सबके लिए जो भारतीय नागरिक हैं वो भारत में आकर के रह सकते हैं बिना किसी थाने में जो है अपना रिपोर्ट दे करके कि मैं जो है यहाँ का हूँ और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। पहले क्या होता था, आपको रिपोर्ट करना होता था, लेकिन 2005 में क्या कर दिया, आपको रिपोर्ट नहीं करना होता था। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। और अंतिम, वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, वीडियो बिल्कुल आप बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। जो है अगर आप आज समझना चाह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और सारी चीज़ें हैं क्या। अंतिम संशोधन की बात कर लेते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। इसमें क्या था, इसके अनुसार पीआईओ कार्ड धारकों को ओसीआई कार्ड धारकों के साथ विलीन कर दिया गया। अब पीआईओ क्या है, ओसीआई क्या है। पीआईओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, जो भारतीय मूल के जो है, भारत के जो ओरिजिन है, भारत से उत्पत्ति के जो लोग हैं उनके बारे में बात की गई है। ओसीआई जो होता है वो समुद्र पारीय जो है नागरिकता के बारे में बात करता है, मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप या सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और पीआईओ जो होते हैं वो आपका ऊपर लिखा हुआ है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, अब इनमें एक एक करके बात कर लेते हैं कि जो पीआईओ है और ओसीआई है वो क्या कहता है, जो कार्ड है। ठीक है, तो आप अगर प्रावधानों की बात करें जो है, जो आपका 2005 के बारे में जो मैं बात कर रहा था उसमें आपकी सभी भारतवंशियों के लिए है जो विदेश में रह रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर जो है लेटेस्ट उसमें पीआईओ की मैं बात कर रहा था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी पूछता है आपसे जो है कि डेट ऑफ इश्यू क्या है। 15 सितंबर 2002 को इश्यू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी जो वैधता थी, जो वैलिडिटी थी वो 15 ईयर्स की थी। देखिए होता क्या है, ये कार्ड एक ऐसा था कि आप यहाँ के हैं, बाहर रह रहे हैं और यहाँ आकर के आप इंडिया में रहना है तो आप ये कार्ड ले सकते हैं इतना इतना पैसे पे करके और 15 साल तक आप इंडिया में रह सकते हैं। बिल्कुल ये इसीलिए था एक सिंपल से लैंग्वेज में कि भाई ये है क्या। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं। आगे इसमें है कार्ड की जो प्राइस थी वो 15,000 रुपये थी। अगर आप बिलो 18 ईयर्स हैं तो आपको 7,500 रुपये पे करने पड़ते थे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक 5वां पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पीआईओ कार्ड जो है वो भारतवंशियों को जारी करने का एक पहचान पत्र है जिसके पास जो है निम्न 7 देशों के अलावा किसी अन्य देश का पासपोर्ट हो। आप रूस के होंगे, बिल्कुल आइए स्वागत है आपका। जो है आप पीआईओ कार्ड लीजिए, 15,000 आप पे करिए, 15 साल तक आप रहिए यहाँ पे, लेकिन आप इन देशों के ना हो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, आप इन कंट्रीज के ना हो। इन कंट्रीज के ना हो मतलब आप इन कंट्रीज में रह ना रहे हो, भले ही आप इंडियन हो। ध्यान रहे, मैं बता रहा हूँ कि जो भारत के लोग हैं वो इन कंट्रीज में ना रह रहे हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें। चलिए लाभ के बारे में ये अलग बात हो। ओसीआई कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका ओसीआई नागरिकता जो है, इसमें क्या है, ओसीआई भारत की वास्तविक नागरिकता नहीं होती है, अतः इसे दोहरी नागरिकता से नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल, कार्ड जो योजना लागू हुई थी अगस्त 2005 में शुरू हुई थी। विधिवत जो शुरुआत हुई थी 9 जनवरी 2006 से। वैधता इसकी लाइफ टाइम है। ध्यान रहे, आपका जो पीआईओ कार्ड था उसकी वैधता 15 साल थी। ओसीआई कार्ड की जो वैधता है वो आपकी लाइफ टाइम की है। ठीक है, अच्छा है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया
15 में इसके अंतर्गत क्या किया गया, यहाँ पे कार्ड प्राइस वगैरह लिखा है, $275 लिखा है, और अगर आप PIO पहले से हैं तो आप जो है केवल जो है $25 आप पे करिए और जो है आपको OCI कार्ड मिल जाएगा, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाला कार्ड जो है आपको मिल जाएगा, जिसकी वैधता आपकी लाइफ टाइम होती है, आप लाइफ टाइम इंडिया में आकर रह सकते हैं। कुछ सुधार किए गए इसमें। इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो आपका PIO कार्ड था उसका विलय कर दिया गया OCI कार्ड में। कहने का मतलब ये है जो अब एग्जिस्टेंस है, जो बचा है वो क्या बचा है आपका, केवल OCI कार्ड। इसमें लिखा हुआ एक्ट के अंतर्गत PIO कार्ड धारक व्यक्ति को आजीवन बीमा की सुविधा देते हुए इसे OCI कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया और केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके ध्यान रहे। तो बस इस समय अगर आपसे कोई पूछता है तो OCI कार्ड जो है आपका एग्जिस्टेंस में है, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाला कार्ड, यानी कि लाइफ टाइम वाला कार्ड जो है। प्राइजेस आपकी वेरी कर सकती हैं कि इस समय क्या है जो है इसका, कि आप कितना जो है पैसा पे करके यहाँ पर रह सकते हैं आकर के। तो बस मित्रों इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि इस 25-26 मिनट के वीडियो में आपको जो है जो नागरिकता का जो पाठ था, नागरिकता होती क्या है, किस तरीके से आप ग्रहण कर सकते हैं, किस तरीके से आप त्याग कर सकते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ में, अपने कॉलीग्स के साथ में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो है जो नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत